नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रीढ़ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी से तात्पर्य है तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों से। ये हवाएं गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं हैं और आर्द्र समुद्री हवाएं हैं। इन हवाओं के कारण तेज मूसलाधार वर्षा के साथ तीव्र गति के यानी तेज गति के तूफान आते हैं और इन तूफानों को ही नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहा जाता है। ये सामान्यतः पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफान आते हैं जिनके साथ ये मूसलाधार वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन इकाई है? ऋषिकेश, देहरादून, शिमला, चंडीगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन इकाई है? ऋषिकेश, देहरादून, शिमला, चंडीगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन, ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या होता है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने वाला IDPL कारखाना है और ऋषिकेश में, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये देहरादून जिले का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये पवित्र स्थान है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1966, 1986, 1863, 1982। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा किया गया था। उपभोक्ता आंदोलन का जो प्रारंभ है वो रल्फ नाडेर द्वारा कब किया गया था? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की दिशा 1966 में JRT टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों के द्वारा संरक्षण में, और एसोसिएशन की बात करें तो प्रैक्टिस फेयर में ये मुंबई में स्थापना की गई थी। और 9 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये संसद में पारित किया गया था। और 1993 यानी 1993 से वह 2002 में महत्वपूर्ण इनमें संशोधन भी हुए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार व्यक्ति जो अपने उपयोग में निरंतर जो सेवाएं सामान खरीदते हैं वह उपभोक्ता खरीदा होता है, जिसकी अनुमति से ऐसा सामान सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता होता है। और 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अधिनियम को 1986 के संरक्षण अधिनियम में के तहत झंडी दी गई थी और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? वर्षा में सहायक
जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त या उनके लिए जल विद्युत उत्पादन के लिए जल विभाजक कार्य करता है, परिवहन के लिए अवरोधक है। तो निम्न में से कौन सा कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये जल विभाजक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमालाओं की अगर बात करें तो राज्य के कुल भूभाग पर, अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो राज्य के कुल भूभाग पर यानी 9% भूभाग पर है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में 23 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से 28-20 उत्तरी अक्षांश के बीच है और 72 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर से स्वतंत्र पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है और इन के बाद में अरब सागर में उठने वाली जो मानसून हवाओं के समानांतर ही अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यदि मानसून कम वेग से उठता है तो अरावली से टकरा कर राज्य के दक्षिणी पूर्व में वर्षा हो जाती है और उत्तरी पश्चिम भाग सूखा रह जाता है। यदि अरब सागर का मानसून उच्च वेग से उड़ता है तो ये अरावली के समांतर क्या है, आगे की ओर बढ़ जाता है तथा दिल्ली और हिमाचल में वर्षा होती है और राजस्थान सूखा रह जाता है। और इस अरावली पर्वतमाला को वर्षा का जो विभाजक व जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला को वर्षा या जल विभाजक के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली ये है जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, आज का 5वां प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में अपने सुझाव आमंत्रित हैं और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने का हमें मौका मिले। और आप पिछले वीडियो का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आया था। और रिट राजस्थान पुलिस और पटवार एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा की दृष्टि से और घुमा फिरा कर ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो विशेष तौर से पटवार राजस्थान पुलिस और रिट के लिए प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? नदी, नाला, कुआं, टांका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 टांका। टांका छोटा टैंक भूमिगत होता है, ये भूमि के अंदर खड्डा खोद के बनाया जाता है। ये बीकानेर के विशेष तौर से घरों में देखे जाते हैं और ये मुख्यतः जो हमारे घरों का जो चौक होता है, आंगन होता है, वहीं पर बना होता है। और टांका व्यवस्था द्वारका में भी काफ़ी देखने को मिलती है। ये गोलाकार तनिमी होती है और ज़मीन में ये तैयार किया जाता है चूने की पुताई करके, यानी चूनी मिट्टी से तैयार किया जाता है चुनाई करके। और ये गहरे खड्डे होते हैं गोलाकार आकृति, उसमें ये पानी जल संग्रहण किया जाता है वर्षा का, जिसे टांका कहा जाता है। ये प्राचीन काल में लगभग हमारे बीकानेर और द्वारिका में लगभग ज़्यादा मिलते हैं, टांकों का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? सीकर, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? सीकर, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान की बात करें तो ये छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है वो बारां जिले में है। राजस्थान के बारां जिले में, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बारां जिले में है। ये कोयले द्वारा विद्युत तापीय है, कोयले द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में 3 सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन है। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ये टोकराना गांव सूरत
गढ़ यानी गंगाजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठुकराना गांव में। दूसरे की अगर बात करें तापीय यंत्र की, तो ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कोटा में, जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ये कोटा में। तीसरे की अगर बात करें, थर्ड नंबर की, तो ये थर्मल पावर स्टेशन छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, वो चौकी मोतीपुरा छबड़ा 12 में है, जिसके बारे में भी प्रश्न पूछा था। 12 में कहाँ पे है, तो चौकी मोतीपुरा में है। 12 जिले के छबड़ा में कस्बे के तापीय विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई से सितंबर 2009 के अंदर क्या है, विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया था। इसकी द्वितीय इकाई से भी विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, यानी 2 इकाइयों में इससे विद्युत उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो 2009 में भी इसकी द्वितीय इकाई प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 7वां क्वेश्चन, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? 12, 14, 32, 11। तो वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है भाई, बताइए। वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो ये वातारी फुलवारी, पहले तो आप ये को ये पता होना चाहिए इसके रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता की बात करने से पहले इनके खंडों की बात करें तो ये 14 खंडों में, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और इसके राइटर की अगर बात करें, लेखक की, तो विजयदान देता थे। और 10 नवंबर 2013 को बुरुंदा में इनका निधन हो गया था। लगभग इन्होंने 800 कहानियाँ लिखी है। और विजयदान देताओं की कथाओं पर निर्मित फिल्मों की अगर बात करें तो चरणदास चोर 1975 यानी 1975 में, श्याम बेनेगल परिणीति 1989 यानी 1989 में, प्रकाश जहाँ दुविधा 1973 में, मणिकौल व पहली 2005 में, अमोल पालेकर द्वारा, ये इनके द्वारा कुछ अवार्ड भी सम्मानित किए गए इनको। इसे पद्मश्री से 2007 में, पद्मश्री से 2007 में, बिहारी पुरस्कार से 2002 में, और साहित्य अकादमी अगर राजस्थानी साहित्य की अगर बात करें तो 1976 में इन्हें चूड़ामणि साहित्य पुरस्कार मिला था। और साहित्य रचनाओं की अगर हम इनकी बात करें तो बापू के 3 हत्यारे 1948, वातारी फुलवारी 14 खंडों में 1960 और 75, अनोखा पेड़ 1968, और ये राजस्थानी भाषा की प्रथम जेब रखने लायक पुस्तक है। जेब में रखने लायक पुस्तक है भाई, टिडोराव राजस्थानी भाषा की प्रथम जेब में रखने लायक पुस्तक है। ये 1965 में निर्मित हुई थी, प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, यू आकार की घाटी निर्मित होती है नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। तो यू आकार की घाटियाँ निर्मित होती है भाई, यू आकार की घाटियाँ निर्मित होती है बताइए, यू आकार की घाटियाँ निर्मित होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, हिमानी द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदों द्वारा होता है। किन के द्वारा होता है? हिम नदों द्वारा। हिम नदों, तभी तो हिमानी हो गया, हिम नदों द्वारा होता है। इसके आकार की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया, यू आकार की घाटी निर्मित तो हिमानी द्वारा होती है। पर्वतीय भागों में हिमानी द्वारा बनाई गई जो घाटियाँ पार्श्ववर्ती और तलीय अपरदन के कारण सपाट तल वाली तथा चौरस खुली हुई होती है।
अपरदन के कारण इनके दोनों किनारों पर काफ़ी समानांतर एवं अनंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। और जब किसी नदी घाटी द्वारा से होकर गुजरती है तो हिमनद अक्सर क्या होता है कि घाटी का स्वरूप परिवर्तन होकर यू अक्षर के समान हो जाता है। अगर किसी घाटियों द्वारा ये गुजरती है तो इनका कोई हिमनद अग्रसर होता है हिमनद, तो ये यू आकार की निर्माण धारण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिखें, और सब्सक्राइब और लाइक तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी किस प्रकार की डिमांड है, किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। 9 क्वेश्चन है, भारत में ये भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिकों द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा और मुख्यमंत्रियों के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचन नामांकन दाखिल करने के लिए करते समय 15,000 रुपये की धनराशि जमा करानी, और ये धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा कराएं, और उसके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए, और कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा उसके नामांकन पत्र का समर्थन भी किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 55 में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 55 अनुच्छेद में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांतों को अपनाया जाता है। एक एकल संक्रमणीय सिद्धांत है और दूसरा है समतुल्यता का सिद्धांत कह सकते हैं, या समरूपता का सिद्धांत कह सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का सलाहकार। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आर्टिकल की अगर अनुच्छेद की बात करें तो 124 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का अधिकार या शक्ति की बात कह सकते हैं, अर्थात शक्ति पावर की बात कह सकते हैं। यानी 124 अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार या शक्ति है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही देश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। ये भी यानी राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं ये सब मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के द्वारा ही की जाती है। यानी पहले से जो न्यायाधीश हो उनसे परामर्श लेके ही उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों एवं मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों पर भी अपने विचार रखता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करता है। और नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल
से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी वह विचार विमर्श या परामर्श या सलाह ले सकता है। और इनको न्यायालयों के न्यायाधीश का स्थानांतरण करने की शक्ति है, वो भी है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अर्थात स्थानांतरण भी कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है